हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश के साथ व्यस्त। मैं हूँ आपका अपना दोस्त संजय गौतम। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस पाठशाला। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 की दूसरी पोएम है, द बाल पोएम। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पोएम पढ़ाई थी जिसका नाम है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। बच्चों, वो पोएम आपने यदि नहीं पढ़ी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वो पोएम देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक फनी सी पोएम है जिसमें कवि ने विभिन्न जंगली जानवरों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में बताया। तो बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको बार बार देखें, ठीक है, जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि इस बाल पोएम में क्या पढ़ा है। तो बच्चों, बाल पोएम को प्रारंभ करने से पूर्व इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, तो उसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो क्या है, थोड़ा सा आपको इस पोएम के बारे में पता लगे। तो बच्चों, ए बॉय लॉसेस ए बॉल, लिखा है एक लड़के ने जो बॉल खो दी है। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत ही ज्यादा दुखी। A ball doesn't cost much, बॉल की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही यह कठिनाई है कि कोई दूसरी बॉल ले सके, ना उसको ये कठिनाई है कि वो दूसरी बॉल ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। Why then is the boy so upset? अब कभी यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं कि फिर भी इसके बावजूद भी लड़का क्यों अपसेट है। रीड द पोम, पोम को रीड कीजिए और देखिए द पोइट थिंग्स हैज व्हाट द पोइट थिंग्स हैज बीन लॉस्ट। तो पोइट क्या सोचता है कि उसने क्या खो दिया। एंड व्हाट इज द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉस समथिंग, और उसको क्या सीखना है कि जब उसकी कोई चीज खो जाएगी तो उसको क्या सीखना है, इसके बारे में इस पूरी पोएम में बताया गया। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा ओवरव्यू था कि एक लड़का है जिसकी बॉल खो गई है और वो बॉल बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, वो बॉल दूसरी ला सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा बहुत ज्यादा अपसेट है। अब वो बच्चा अपसेट इतना क्यों है और कभी इस कविता के बारे में क्या सोच रहा है, क्या व्यू रख रहा है, इसको जानने के लिए आप इस कविता को पूरी पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं। बच्चों, हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. बच्चों, यहाँ पर एक बालक है जिसकी बॉल खो गई, तो उसके बारे में कवि कह रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ, वो बॉय क्या कर रहा होगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, वह क्या कर रहा होगा। आई शॉ इट गो, इट का मीन्स बच्चों क्या है। बच्चों, इट का मीन्स है यहाँ पर बॉल। इट का मीन्स क्या है बच्चों, बॉल। तो मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है। मियरली बाउंसिंग, मियरली का मीन्स होता है बच्चों हैप्पीली, बाउंसिंग का मीन्स जंपिंग करती, वो खुशी खुशी जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली की ओर। एंड देन, और इसके बाद मियरली ओवर, खुशी खुशी यहां से वो चली गई। देयर इट इज इन द वाटर, कहां चली गई, पानी। कहां पर चली गई बच्चों, पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम बालक से कहें कि
आप दुखी मत होइए, आपके पास आपके लिए और भी बॉल्स, ठीक है। तो बच्चों, इन लाइनों में पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि जिस बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया है वह क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, ठीक है। वो कहता है कि मेरे सामने ही बॉल को, जो कि खुशी खुशी स्ट्रीट में चली गई है और वहां से पानी में जाकर के गिर गई, ठीक है बच्चों। तो वो कहता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अभी हम बच्चे से ये कहें, बालक से ये कहें कि तुम्हारे पास और भी बॉल है, ठीक है, दूसरी बॉल भी आप ले सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो बॉल से बच्चे की इमोशंस जुड़े हुए, बच्चे के इमोशंस जुड़े हुए, उसकी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी, ठीक है। इसीलिए किसी दूसरी बॉल का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है उस बालक के लिए ये कहना कि तुम्हारे पास दूसरी भी बॉल, ठीक है बच्चों। हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीव फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रembling, staring down all his young days into harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. बच्चों, यहाँ पर हम कुछ पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्टीमेट। अल्टीमेट का मीन्स होता है बच्चों फाइनल। अल्टीमेट का मीन्स क्या होता है बच्चों? फाइनल। शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस। ये बुक में मीनिंग दी हुई है बच्चों, which greatly affect the boy। मतलब वो दुख जो बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, बॉयज नहीं, बॉय। इसके अलावा रिजिड। रिजिड का मीन्स क्या होता है बच्चों? रिजिड का मीन्स होता है फर्म। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है बच्चों शिवरिंग। शिवरिंग। स्टीयरिंग डाउन का मीन्स होता है बच्चों ग्लेयर करना, है ना। स्टीयरिंग का मीन्स होता है ग्लेयर करना, किसी चीज को देखते हैं। हार्बर का मीन्स होता है बच्चों सी पोर्ट। हार्बर का मीन्स क्या होता है बच्चों? सी पोर्ट। इंट्रूड का मीन्स होता है इंटरप्ट करना। इंटरप्ट करना, ठीक है। इंटरप्शन, इंटरप्ट समवन, है ना। तो इतना ही लिख लो, इंटरप्ट ही ठीक है। इंटरप्ट करना, किसी को हस्तक्षेप करना। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ हस्तक्षेप। हस्तक्षेप करना। आगे देखिए बच्चों, एक और बर्दलेस। बर्दलेस का मीन्स क्या होता है बच्चों? बर्दलेस का मीन्स होता है प्राइसलेस। बर्दलेस का मीन्स क्या होता है बच्चों? प्राइसलेस। तो अब हम देखते हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, मतलब एक फाइनल। फाइनल का मीन्स होता है चरम पर पहुंचना, है ना। मतलब ऐसा दुख जो बहुत ही चरम पर पहुंच चुका है, उस दुख ने बच्चे को रिजिड कर दिया है। कैसा कर दिया? फर्म कर दिया है, और वह डर के मारे कांप रहा है। स्टीयरिंग डाउन मतलब नीचे की ओर निहार रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर, उसकी सभी मेमोरी, उसकी सभी यादें रिलेटेड टू बचपन, रिलेटेड टू यंग डेज, मतलब जो संबंधित थी किससे? बचपन की यादों से वो चली गई हैं। कहां पर बच्चों? हार्बर। हार्बर का मतलब सीपोर्ट में, जहां पर उसकी गेंद चली गई। अब यहाँ पर बच्चों ये बाल को बर्डली पोजीशन से रिलेट किया गया है। जो भी
चीजें हैं उसकी, जो भी हैपनिंग्स हैं उसके साथ में हुई थी यंग एज में, वो बॉल से जुड़ी हुई है और वो सभी कहाँ चली गई हैं बच्चों? वो सभी चली गई हैं हार्बर में, लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे पोइट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको हस्तक्षेप नहीं करूंगा उसके दुख में। क्यों? क्योंकि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, और वो कहते हैं कि दूसरी बॉल भी उसके लिए वर्थलेस है, प्राइसलेस है, कोई उसकी कीमत नहीं है। अ डाइम का मीन्स बच्चों होता है, यहाँ पर एक मीनिंग और रह गई है, अ डाइम का मीन्स होता है 10 सेंट। 10 सेंट्स ये यूएसए की एक मुद्रा है, इसको हम डाइम कहते हैं, और 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स होता है। ठीक है, ये यूएसए की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपया चलता है वैसे यूएसए में डाइम भी चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहा है कि बच्चे को एक ऐसे दुख ने पकड़ लिया है जो बहुत दुख चरम पर पहुंच गया है। इस दुख के कारण बच्चा एक स्टेचू लाइक खड़ा रह गया है और डर से कांप रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो निहार रहा है गली की ओर जहां पर बॉल चली गई थी, और वो सोच रहा है उसकी सारी यादें जो कि बॉल से जुड़ी हुई थी वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, क्योंकि उसकी बॉल अब कहां पर चली गई है, हार्बर में चली गई है। ठीक है, कभी आगे कहता है क्योंकि मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वह इस दुख से कैसे ओवरकम करेगा, इस दुख से कैसे बाहर आएगा, ये भी वो सीख रहा है। फिर आगे कभी कहता है ए डाइम, मतलब एक डाइम के बराबर उसकी अनदर बॉल जो है लाके अगर उसको दे भी दूं, एक डाइम से दूसरी बॉल उसको लाकर दे भी दूं, तो वो बॉल कैसी है उसके लिए, बर्दलेस है, क्योंकि वो बॉल से उसकी कोई यादें नहीं जुड़ी हैं। वो तो बॉल उसके लिए अभी नई नई है। ठीक है, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब बच्चों यहाँ पर कभी कह रहा है कि मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझेगा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस दुनिया में जो भौतिक चीजें हैं, जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं, उनके बारे में वह अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। पीपल विल टेक वॉल्स, वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, द लिटिल बॉय एंड नो वन वाई आ बॉल बैक। बच्चों यहाँ पर बहुत सारी सिंबॉलिकल मीनिंग यूज की गई है। वो कह रहा है, कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि पीपल विल टेक बॉल, लोग दूसरी बॉल ले लेते। बॉल का मीन्स वर्ल्डली पोजीशन। बच्चों जो भी चीज हमारी खो गई है, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारी बिलवेड हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारी कोई वस्तु हो जिसको हम बहुत अफेक्शनेटली लव करते हैं, वो वस्तु खो गई है, तो उसके बदले लोग दूसरी वो वस्तु, वो चीज ले लेते हैं, लेकिन उनको वो सभी मेमोरी नहीं मिलती हैं जो पुराने से जुड़ी। वॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो हमारे पास आज भौतिक वस्तु जो है, जो भी बिलोंगिंग्स हैं, वर्ल्डली पोजीशंस जो भी हैं, वो एक ना एक दिन सभी को नष्ट होना है, खो जाना है। लिटिल बॉय इस बच्चे को समझाते हुए पोइट कह रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ये नियम है, पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित। जो भी चीज इस धरती पर आई है वो एक ना एक दिन यहाँ से चली जाती। तो बच्चों यहाँ पर पोइट इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं, इस बात पर जोर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी हमारे निकट संबंधी हैं, माता पिता हैं, प्रेमिका है, पत्नी है, और कोई प्रिय वस्तु है जिससे हमें बहुत बेहद लगाव, बेहद प्यार है, वो एक ना एक दिन सभी हो जाती। लिटिल एंड नो वन वाई आ बॉल बैक, और जो हमारी बॉल है, जो वर्ल्डली पोजीशन है, जो हमसे दूर हो गए हैं, उनको कभी भी वापस नहीं लाए। फॉर एग्जाम्पल्स बच्चों, जैसे हमारे दादाजी थे, जो हमारे दादाजी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कोई भी कीमत दे करके हम उनको वापस नहीं ला सकते। तो इसी तरह से जो चीज खो गई है उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो वो कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक एक्सटर्नल चीज है, मनी तो एक
भौतिक वस्तु है जिससे हम हर चीज को खरीद नहीं सकते। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे की लाइन। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand. देखिए बच्चों, अब आगे कभी इन लाइनों में क्या कह रहा है, देखिए डेस्परेट का मीन्स हम लिख लेंगे यहां पर होपलेस। होपलेस। एपिस्टेमोलॉजी का मीन्स क्या होता है बच्चों? एपिस्टेमोलॉजी का मीन्स होता है यहाँ पर किताब में बच्चों आपको इसकी मीनिंग दी है। क्या दी है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग। एपिस्टेमोलॉजी का मीन्स क्या है बच्चों? तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, जो कोई चीज हम खो देते हैं उसकी प्रकृति को समझ। हाउ टू स्टैंड, knowing what every man must one day know। देखिए बच्चों, he is learning, कौन है बच्चों? वो है बालक, सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है? कि हम जब किसी चीज को खो देते हैं हम तो उसके दुख से कैसे बाहर आना है। well when his desperate eyes, अपनी निराशाजनक आंखों से देख रहा है और वो ये सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना, कि कोई चीज खो गई है तो खोने के बाद हमें जो दुख होता है उस दुख से किस तरह से ओवरकम करना है, उस दुख पर हमें किस तरह से विजय प्राप्त करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा पछताने, उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो दुख की प्रकृति को समझ रहा है। ठीक है बच्चों, हाउ टू स्टैंड अप, और उस दुख से कैसे निकलना है, कैसे खड़े होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जानकर भी हम सभी लोगों को एक दिन ये जानना होता है। क्या जानना होता है? कि जो चीज चली गई है वो वापस नहीं आ सकती है, और दूसरी बात, उस पर दुख व्यक्त करना भी बेकार है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो चीज पृथ्वी पर आई है वो एक दिन इस दुनिया से चली जाएगी। ठीक है बच्चों, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोग बहुत दिनों में सीख पाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि दुख से किस प्रकार से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही एक सुंदर सी और सिंबॉलिकल मीनिंग से भरी हुई पोएम थी। इसमें कवि ने बहुत सारे सिंबॉलिकल वर्ड का यूज किया है। अब हम इसमें देख लेते हैं बच्चों कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए। चलिए बच्चों, तो हम चलते हैं पहले स्टेप। तो बच्चों, हम फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यहाँ पर यूज हुए हैं तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, व्हाट इज। क्या लिखा है बच्चों? व्हाट इज। और दूसरा लिखा है बच्चों व्हाट इज। बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से फिगर स्पीच यूज हुए हैं, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज, और दूसरी लाइन में भी हम देखेंगे व्हाट। इज को छोड़ देंगे बच्चों, इज को हम नहीं लेंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही लाइनें एक ही वर्ड से प्रारंभ हुई, व्हाट। ठीक है, तो वो वर्ड क्या है? व्हाट। तो जब कब तक की कोई लाइन एक ही वर्ड से प्रारंभ हो, तो ऐसे में एक जो लिटरेरी डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं बच्चों एनाफोरा। क्या कहते हैं बच्चों? एनाफोरा। तो यहाँ पर एनाफोरा डिवाइस है। और बच्चों एक चीज और है, यहाँ पर लिखा है मैरिली। मैरिली का मतलब हैप्पी। मैरिली का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको? हैप्पीली, खुशी खुशी। तो यहाँ पर जब हम इन लाइनों को पढ़ते हैं तो इन लाइनों में हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो कि हमारे सामने कोई पिक्चर क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई इमेज रीडर के माइंड में बने तो वहां पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों इमेज है। क्या कहते हैं?
इमेजरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इमेजरी यूज हुआ है, और इसके बाद आप देख सकते हैं मेयरली में दोनों में क्या एनाफोरा फिर दोबारा से हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है, ये इसीलिए मैंने दोबारा नहीं बताया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बॉय। ओ आया है इसमें, नाउ। ओ आया है इसमें, हु। ठीक है बच्चों, इसके बाद लिखा है लॉस्ट। ओ आया है। तो पहली लाइन में ओ साउंड, ओ का साउंड प्रोमिनेंट है। ठीक है, ओ का बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो जब हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब कोई वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट हो तो यहाँ पर एजोनेंस होता है। क्या होता है बच्चों, एजोनेंस। ठीक है, और जब कॉन्सोनेंट होता है तो कंसोनेंस। ठीक है बच्चों, इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका एजोनेंस है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। चलिए बच्चों, इसमें तो कोई हमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो नजर नहीं आ रहा है। अब आगे की लाइनों में देखते हैं बच्चों, हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। तो बच्चों आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बॉल। द बॉल, बॉल। ठीक है, बॉल्स बॉल्स दो बार लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिपीटेशन। क्या हो जाएगा, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन अलंकार हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब आगे और देखते हैं आगे की लाइनों में कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो बच्चों इसमें हम देखें, ही इज लर्निंग। देखो बच्चों यहाँ पर ई आया है, बेल में ई आया है, बिहाइंड में ई आया है, डेस्परेट में ई आया है, और आईज में भी ई आया है। तो इस लाइन में आप ये देखोगे कि ई वर्ड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर फिर अगेन क्या हो गया, यहाँ पर एजोनेंस। क्या हो गया बच्चों, एजोनेंस। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, क्या है यहाँ पर, देखिए और यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हम देखते हैं, लिख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है ऊपर की लाइनों में, यहाँ पर लिखा है नो वन बाय बॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी वर्ड का रिपीटेशन, सॉरी बी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, बी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक अलंकार मैंने आपको बताया था, जहां एक से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, एलिट्रेशन। कौन सा होता है, एलिट्रेशन। तो यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर बी वर्ण की बी लेटर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, एलिट्रेशन। ठीक है बच्चों, और भी अलंकार कुछ अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। बच्चों ये पोएम समाप्त होती है, छोटी सी पोएम थी। आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको ये पोएम कैसी लगी और इस पोएम से आपको क्या क्या सीख मिली। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बच्चों वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इसे इसीलिए शेयर करो जिससे कि बहुत से बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।